बांग्लादेश जल रहा है, लेकिन ये आग सिर्फ पॉलिटिक्स की आग नहीं है। उस आग में जल रहे हैं उस देश के हिंदू माइनॉरिटीज। कहीं पे प्रोटेस्ट के नाम पे बिल्डिंग्स जलाए जा रहे हैं, तो कहीं पे इंडियन हाई कमीशन की ऑफिस में घेराबंदी करके पत्थरबाजी की जा रही है। किसी किसी जगह में इंडियन वीज़ा सेंटर्स दिन में ही बंद करना पड़ रहा है, तो किसी किसी जगह से इंडिया के 7 सिस्टर को कब्जा करने की धमकी मिल रहा है। एक बार में बोला जाए तो बांग्लादेश का हालत दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है और देश के लॉ एंड ऑर्डर जमीन चूम रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मिस्टर देवनाथ चैनल का एक नया वीडियो। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का हाल बहुत बुरा है। बांग्लादेश की सड़कों पर माइनॉरिटीज हिंदू को पेड़ पे लटका के जिंदा जलाया जा रहा है और इस मोमेंट का वीडियो अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे भी डाला जा रहा है। अगर इतना सुन के ही आप हैरान हो रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि कहानी और भी बाकी है। आज के इस वीडियो में बांग्लादेश का रिसेंट क्राइसिस के बारे में मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। उस क्राइसिस के शुरुआती जड़ से लेके एकदम उसका अंत तक पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस क्राइसिस की वजह से एज ए पड़ोसी इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है यह भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। क्या बांग्लादेश के इस क्राइसिस के पीछे सच में इंडियन गवर्नमेंट का कोई हाथ है? और बांग्लादेश के नए नए लीडर्स इतना एंटी इंडियन क्यों बन रहे हैं, वो एंटी इंडियन स्लोगन क्यों दे रहे हैं, इसका भी पूरा जवाब मिलेगा ये वीडियो में। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको भी पता चले हमारे पड़ोसी मुल्क में असल में चल क्या रहा है। बांग्लादेश की इस मूवमेंट को अगर डिटेल्स में समझना है तो हमें कैलेंडर में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2024 की, जब शेख हसीना पिछले 15 सालों से बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। शेख हसीना के रोल के दौरान बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुए और गवर्नमेंट्स का कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। लेकिन इसी बीच में साइलेंटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिल्ड हो रहा था, जो कि है यूथ का फ्रस्ट्रेशन का। एज वी नो, जस्ट लाइक इंडिया, बांग्लादेश के मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूथ है और इनमें से ज़्यादातर एजुकेटेड भी है। पर बांग्लादेश में जॉब की बहुत लिमिटेशन होने की वजह से करप्शन एकदम पीक लेवल पर है। सो इसी वजह से कंपटीशन काफ़ी हाई है और बांग्लादेश के एजुकेटेड यूथ को अपना फ्यूचर अंधेरे में लगने लगा था। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से 2023-24 में बांग्लादेश के जितने भी यूथ है उनमें से एक मेजॉरिटी हिस्सा शेख हसीना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थी। उनके अंदर सरकार और सिस्टम के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था और इसी फ्रस्ट्रेशन को ट्रिगर हुआ 2024 की शेख हसीना की एक डिसीजन की वजह से। दरअसल 2018 से पहले बांग्लादेश सिविल सर्विस में जितने भी जॉब्स थे उसका एक मेजॉरिटी हिस्सा रिजर्वेशन में था, जिसमें लगभग 30% कोटा बांग्लादेश के 1971 के फ्रीडम फाइटर्स, जिन्हें वो मुक्ति योद्धा कहते थे, उनके परिवार वालों को मिलता था। जिसके चलते 2018 से पहले बांग्लादेश में इस मैटर को लेके काफ़ी स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी हुए थे। स्टूडेंट्स का कहना था आजकल के जनरेशन जो कि इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए हैं, उनको उस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उस रिजर्वेशन की वजह से जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से बिलोंग नहीं करता था उसका स्कोप काफ़ी कम होता जा रहा था। और यही सब प्रोटेस्ट के वजह से 2018 में बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये रिजर्वेशन सिस्टम बंद करना पड़ा था। इतना तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2024 की जून महीने की एक डिसीजन से ही बांग्लादेश के गवर्नमेंट को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। और यही डिसीजन बांग्लादेश में आज भी हो रहे क्राइसिस का मेन जड़ है। दरअसल जून 2024 में बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने सरकार को ये रिजर्वेशन सिस्टम फिर से लागू करने का ऑर्डर दिया और इसी डिसीजन के चलते बांग्लादेश के वो स्टूडेंट्स जो कि छोटे मोटे कारणों से बांग्लादेश के गवर्नमेंट से नाराज़ थे, उनका गुस्सा एक्सप्लोड हो गया। इसी रिजर्वेशन सिस्टम को काउंटर करने के लिए ढाका समेत देश के तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट का फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गया। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा पीसफुल था। स्टूडेंट सिर्फ यही मांग रहे थे कि ये कोटा सिस्टम को रैशनल और मेरिट बेस बनाया जाए।
लेकिन इसी बीच शेख हसीना ने अपने एक स्पीच में एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया और इसी स्टेटमेंट के चलते पूरा देश के स्टूडेंट एक ही झटके में प्रोटेस्ट में उतर गए। दरअसल शेख हसीना ने अपने उस स्टेटमेंट में कहा था कि ये रिजर्वेशन अगर मुक्तियोद्धा के बच्चों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, राजाकार के बच्चों को। राजाकार उन लोगों को कहा जाता था जो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से दलाली करते थे। शेख हसीना के इस बयान के बाद पूरे देश के स्टूडेंट और ज़्यादा भड़क गए और राजाकार की नारा लगाते हुए प्रोटेस्ट और ज़्यादा तेज़ कर दिया। फिर भी इतना तक ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही था, लेकिन यहीं पे गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को बातचीत से सुलझाने की वजह इसे देश के एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरीके से ट्रीट किया। गवर्नमेंट की ऑर्डर से पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लाठीचार्ज की, टीयर गैस का इस्तेमाल किया और कई जगहों पे फायरिंग करने का भी रिपोर्ट दर्ज हुई। जैसे ही प्रोटेस्ट में वायलेंस शुरू हुआ, ये प्रोटेस्ट का कैरेक्टर ही बदल गया। स्टूडेंट्स जो इतने टाइम से प्रोटेस्टर्स के रूप में देखा जा रहा था, वो एक ही पल में विक्टिम बन गए थे और पूरे देश के लोगों का सपोर्ट उन पर आ गया था। बांग्लादेश की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई तब जबकि प्रोटेस्ट के दौरान एक सीक्रेट हाउस का पता चला, जिसे वहाँ के लोग आयना घर भी कहा करते थे। कुछ लोग का कहना था कि जो इंसान शेख हसीना और उनके पार्टी आवामी लीग के अगेंस्ट में जाके कुछ बोलता है, उसको सीक्रेटली उठाकर इस घर में लाया जाता है और उसको बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। लेकिन शेख हसीना ने इस एलिगेशन को साफ इनकार कर दिया। यह दंगा जब अनकंट्रोल हो रहा था तो गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के इंटरनेट काट दी, जिससे कि इस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा तेज़ी मिल गई। क्योंकि जेनजी लोगों के लिए इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, उनका वॉइस और एविडेंस भी होता है। देश में इंटरनेट बंद होने का मतलब लोगों ने ये सोचा कि शायद सरकार कुछ छुपा रही है, जिसके वजह से इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट्स कमीशन और भी ज़्यादा एक्टिव हो गई। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटीज से निकलकर पूरे देश में फैल रहा था और सरकार के हाथों से भी कंट्रोल खोने लगा था। क्योंकि जब कोई प्रोटेस्ट पूरा नेशन वाइड होता है तब देश की इंटरनल सिक्योरिटी और देश की लीडरशिप में काफ़ी प्रेशर आ जाता है। प्रोटेस्ट की वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्लोबल इमेज और इंटरनल सिक्योरिटी भी काफ़ी रिस्क में आ गई थी। इसी बीच प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स सड़कों से उठकर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच गए और ऐसी सिचुएशन में शेख हसीना के पास रेजिग्नेशन के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं थी। और इसी बीच बांग्लादेश के गिरते हुए हालात को मद्देनज़र रखते हुए देश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने शेख हसीना को रिज़ाइन करने के लिए प्रेशराइज किया। उसके प्रेशर में आके शेख हसीना ने फाइनली अगस्त 5, 2024 में रिज़ाइन कर दिया और वो भागकर इंडिया आ गई और पॉलिटिकल एसाइलम के सहारे इंडिया में ही रहने लगी। और इसी रीजन की वजह से बांग्लादेश के सो कॉल्ड लीडर और कुछ स्टूडेंट्स एंटी इंडियन बन गए। शेख हसीना के रिज़ाइन करते ही बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब लोगों को लगने लगा था शायद सिचुएशन शांत हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में हुआ कुछ उसका उल्टा। क्योंकि प्रोटेस्ट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए थे, बल्कि इसके वजह से जगह जगह पे हिंसा भी होने लगे थे और कई जगह पे माइनॉरिटीज़ पे अटैक का घटना भी सामने आया। बांग्लादेश में चल रहे रिसेंट क्राइसिस और इसके पीछे का रीजंस के बारे में अगर आपको समझना है तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे छुपा हुआ है रिसेंट क्राइसिस का मेन रीजंस। प्राइम मिनिस्टर हसीना के रेजिग्नेशन के बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट का डेली एडमिनिस्ट्रेशन तो चल रहा था, लेकिन इसको चलाने के लिए कोई लीडर नहीं था। और इसी दौरान स्टूडेंट मूवमेंट एक नए फेज पर पहुंचा। यह मूवमेंट अब सिर्फ क्राउड तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि इस मूवमेंट से उभर कर आए कुछ नए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट लीडर जो मीडिया और नेगोशिएशन के फेस बनने लगे। इनमें नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद शोजीब भुइयां, शरीफुल उस्मान हादी, सरजिस इस्लाम जैसे कुछ नाम सामने आए। उनमें से उस्मान हादी को स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान एक बहुत ज़्यादा बोल्ड और बेहतरीन लीडर के रूप में देखा गया था। उस्मान हादी वही इंसान है जिसके वजह से बांग्लादेश के सड़कों पर अब फिर से आग लगी हुई है। इसके बारे में आपको कुछ देर में पता चलेगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हसीना के चले जाने के बाद देश संभालने के लिए लीडर्स तो कई सारे थे, लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं आ रहा था। लेकिन ज़रूरत थी एक न्यूट्रल, नॉन पॉलिटिकल और इंटरनेशनली ट्रस्टेड आदमी की, और यहीं पे एंट्री होती है मोहम्मद यूनुस की।
जो कि एक नोबेल पीस विनर और ग्लोबली रेस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा दूर रहने वाले एक इंसान थे। और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट का मेन फेस बनाया गया और साथ ही साथ उनमें से एक दो स्टूडेंट्स लीडर भी इस इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बने। हसीना के रेजिग्नेशन के बाद देश का पूरा फोकस कोटा सिस्टम से उठकर एक फेयर गवर्नमेंट और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पर आ गया था। मोहम्मद यूनुस लीड बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद भी बांग्लादेश में कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ। एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा के चलते बांग्लादेश का रिलेशन इंडिया से पहले से काफ़ी ख़राब होने लगा और इंडिया से रिलेशन ख़राब होने की वजह से बांग्लादेश में महंगाई आसमान छूने लगी। मोहम्मद यूनुस लीड इंटरिम गवर्नमेंट से चलता रहा बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और जनता के द्वारा बहुत दिनों से एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की मांग की जा रही थी और आसपास के देश जैसे भारत भी चाहता था कि बांग्लादेश में एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो ताकि एक गवर्नमेंट सेटअप हो सके। इसी बीच दिसंबर 11, 2025 में बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने जनरल इलेक्शन की डेट अनाउंस की। डेट के अनुसार 12 दिसंबर 2026 को बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन होने वाले थे और जिसका नॉमिनेशन 19 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इलेक्शन के डेट अनाउंस होते ही बांग्लादेश के कुछ स्टूडेंट लीडर फिर से एक्टिव हो उठे जो जुलाई 2024 मूवमेंट के सेंट्रल फेस हुआ करते थे। उनमें से एक था ये शरीफुल इस्लाम हादी जो कि इनकलाब मोर्चा नाम का एक संगठन का लीडर हुआ करता था। उस्मान हादी जुलाई 24 मूवमेंट का भी एक फ्रंटलाइन लीडर हुआ करता था। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स लीडर में से उस्मान हादी को एक निडर योद्धा बोला जाता था जिसका मतलब है कि फेयरलेस फाइटर। शरीफुल उस्मान हादी हमेशा से ही एक एंटी इंडियन लीडर था। वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और शेख हसीना को इंडिया द्वारा पॉलिटिकल असाइलम देने पर वो इंडिया का विरोध करता था। हादी हमेशा से ही मांग करता था कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस बुलाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद हादी इनकलाब मोर्चा का स्पोक पर्सन बनकर हमेशा से ही इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट बोलता था। वो हमेशा से ही इंडिया को ब्लेम किया करता था हसीना को सपोर्ट करने के लिए। उस्मान हादी ने जुलाई मूवमेंट के बाद से ही ग्रेटर बांग्लादेश का मांग करने लगा। ग्रेटर बांग्लादेश जहाँ नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट, इसके साथ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश का मांग करता था वो। और ग्रेटर बांग्लादेश का विवादित मैप भी वो सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करता था। ग्रेटर बांग्लादेश की मांग करना ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले काफ़ी इस्लामिक ग्रुप्स और बांग्लादेशी लीडर ये मांग कर चुके थे। इनमें से एक है सुल्तानी बांग्ला। ये एक ढाका बेस्ड इस्लामिस्ट ग्रुप है जो कि अप्रैल 2025 में ढाका यूनिवर्सिटी में ग्रेटर बांग्लादेश का एक विवादित मैप को प्रमोट किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुल्तानत-ई-बांग्ला इस इस्लामिस्ट ग्रुप को तुर्किश बेस्ड एक NGO से सपोर्ट मिलता था। इनमें से और एक नाम सामने आता है जिसका नाम है नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम जुलाई 24 स्टूडेंट्स मूवमेंट के एक क्लोज एसोसिएट थे। उस पर भी आरोप है कि वो 2024 में ग्रेटर बांग्लादेश का एक कंट्रोवर्शियल मैप ऑनलाइन सर्कुलेट किया था। ये सब तो छोटे मोटे लीडर्स थे, पर हैरानी की बात यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ मोहम्मद यूनुस ने भी एक बार इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कि चिकन नेक्स भी कहा जाता है, उस पर इनडायरेक्टली सवाल उठाया था। दरअसल मार्च 2025 में बीजिंग में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अपने एक इंटरव्यू और स्पीच में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट चारों तरह से एक लैंडलॉक प्लेस है और इसके पास समंदर का कोई भी एक्सेस नहीं है और बांग्लादेश ही है नॉर्थ ईस्ट का असली रखवाला। ये इनडायरेक्टली ही सही, पर ये इंडिया का इंटरनल इंटीग्रिटी पर एक कड़ी चेतावनी थी। अगर आप कुछ दिन से बांग्लादेश की हालत को नोटिस करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि बांग्लादेश में एक ऐसा ट्रेंड है जो जितना ज़्यादा एंटी इंडियन बातें बोलेगा, जो जितना ज़्यादा एंटी इंडियन स्पीच देगा, वो इतना बड़ा और उतना ही फेमस लीडर बनेगा। और इसी एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा के सिलसिला को बजाय रखते हुए शरीफुल उस्मान हादी, जो कि 26 में इलेक्शन लड़ने वाला था ढाका विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेनिंग करते टाइम अपने फेसबुक पर 12 दिसंबर को एक ग्रेटर बांग्लादेश का कंट्रोवर्शियल मैप शेयर किया था, जहां उसने बांग्लादेश के साथ नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स को भी इंक्लूड किया। मैप शेयर करने के कुछ घंटे बाद ही जब वो एक ई-रिक्शा से जा रहा था तो बाइक पर आए 2 अननोन लोगों ने उस पर गोली चला दी। कुछ देर बाद पुलिस ने उस इलाके में लगी CCTV फुटेज से पता लगाया कि गोली चलाने वाला 2 सस्पेक्ट फैजल करीम मासूद और आलमगीर शेख बताया जा रहा था।
और पुलिस के अकॉर्डिंग दोनों शूटर ही आवामी लीग के एक्टिव मेंबर थे। गोली लगने के बाद शरीफुल उस्मान हादी को पहले ढाका मेडिकल कॉलेज और उसके बाद 15 दिसंबर को सिंगापुर के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया, जहां उसने 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। और इसी के मौत के साथ ही बांग्लादेश में शुरू हुआ दंगाइयों का एक नया चैप्टर, और इसी दंगे की वजह से अब बांग्लादेश के सड़कों पे आग ही आग जल रही है। 18 दिसंबर से ही ढाका के शहबाग में थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर हुए, और उसके ठीक अगले दिन यानी 19 दिसंबर से ही बांग्लादेश में शुरू हुआ एक हिंसात्मक प्रोटेस्ट। स्टूडेंट्स ने रोड्स ब्लॉक किए, सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई की। दंगाइयों ने वहाँ के कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउस जैसे कि डेली स्टार, प्रथम आलो, उसके ऑफिसेस पे आग लगा दी। इसके साथ ही कई सारे बिल्डिंग्स चलाए, एंटी इंडियन स्लोगन और इंडिया को ब्लेम करना चालू कर दिया। इनमें से कुछ दंगाइयों का कहना है कि ये दोनों सस्पेक्ट इंडियन स्पाई है, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट ने उसको भेजा है। जहां दूसरी ओर कुछ दंगाइयों का कहना है कि ये दोनों शूटर्स गोली मारने के तुरंत बाद ही इंडिया भाग गए और इंडियन गवर्नमेंट ने इन दोनों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है। हालांकि दोनों ही बात पर अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, और इसी रीजंस के चलते दंगाइयों ने एंटी इंडिया प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। और इंडियन हाई कमीशन जो कि चिटागोंग में है, उसका ऑफिस में घेराबंदी करके पत्थरबाजी शुरू कर दी। इंडियन वीज़ा सेंटर्स पे प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके चलते दिन के 2 बजे ही वीज़ा सेंटर्स को बंद करना पड़ा। और इन्हीं दंगाइयों ने 18 दिसंबर की रात को दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया, जिससे ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा हिंसा में बदल गई। दीपू चंद्र दास जो कि एक फैक्ट्री वर्कर था और वो अपने घर का एक अकेला कमाने वाला इंसान था। दीपू के ऊपर उसके कलीग द्वारा ये आरोप लगाया गया कि दीपू ने इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाया है। हालांकि इस एलिगेशन का अब तक किसी तरीके का एविडेंस भी नहीं मिला था। दीपू ने इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाया, ये सुनते ही दंगाइयों ने उसे मार मार कर हाथ पैर तोड़ दिया। इसके बाद उसको एक पेड़ पर लटका के जिंदा जला दिया, और उसे जिंदा जलाते हुए का वीडियो बना के सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। और इसी तरह स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट से शुरू हुआ ये दंगा माइनॉरिटीज़ पर अटैक पर आके थमा, और यहीं पे बांग्लादेश का ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट ही नहीं रह जाता, बल्कि ये एक रीजनल वार्निंग सिग्नल बन जाता है। शेख हसीना के रिज़ाइन के बाद बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना, उसमें मोहम्मद यूनिस जैसा एक रिफॉर्मिस्ट का एंट्री होप तो ज़रूर दिखाया, लेकिन उस्मान हादी के मौत के बाद बांग्लादेश की रियलिटी फिर से एक्सपोज हो गई। स्टूडेंट्स के फ्रस्ट्रेशन के बीच एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा का घुस जाना, ये एक प्लान नैरेटिव लगता है, जहां इंडिया को हर इंटरनल फेलियर का विलेन बना दिया जा रहा है। डेट इज़ फॉर टुडे गाइस। अगर आपको बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में ये डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पड़ोसी देश में असल में हो क्या रहा है। बाकी आप अगर इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल मिस्टर देवनाथ को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।